रणभेरी न्यूज। बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध है और वहीं आपको बता दें कि यहाँ स्थित सर सुंदर हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पर बहुत जगह से लोग पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए। कहते हैं कि सुबह से लाइन लगाओ तो शाम को ही नंबर आएगा। काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी होती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी असुविधा देखने को मिलती है। यहाँ जो मरीज पहुंचते हैं उनकी शिकायत रहती है कि उन्हें अच्छे से इलाज नहीं मिल पाया। बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं जो सामने आती नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि बनारस में अब इस हॉस्पिटल को एम्स जैसी सुविधा मिलने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये सभी के लिए बहुत बड़ी ही बात है। लेकिन एम्स जैसी सुविधा जो मिलने वाली है, उनके पीछे कुछ लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से आज इस हॉस्पिटल को ऐसी सुविधा मिलने वाली है, जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टर साहब हैं प्रोफेसर ओम शंकर जी। तो आइए उनसे हम बात करते हैं, जो कि हृदय रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं। आपने इनकी खबर भी सुनी होगी कि काफी इन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया, आमरण अनशन किया, ताकि लोगों को ये सुविधा मिल सके। तो आइए चलिए हम प्रोफेसर से बात करते हैं कि क्या संघर्ष था, किस तरीके से उन्होंने इतनी मेहनत की है, और सब कुछ उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने ये खबर भी देखी और हमने ये खबर भी किया था कि आप लगातार आमरण अनशन किए थे और लोगों के लिए लड़े थे। आज सर सुंदर हॉस्पिटल को एम्स जैसी सुविधा मिलने जा रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो संघर्ष किए थे नहीं, संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। और ये एक छोटा सा मौका मिला है और हमें लगता है कि जिसके लिए आप कोई भी काम करते हैं, आप तो हमेशा आप चाहते हैं कि उसका कुछ निष्कर्ष हो, ताकि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उससे उनको फ़ायदा हो, जिनके लिए आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि कल यानी कि शुक्रवार के दिन दिल्ली में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक MOU साइन हुआ है। ये MOU पहला MOU नहीं है, ऐसा ही एक MOU 2018 में भी साइन हुआ था। उस MOU और इस MOU में सैद्धांतिक रूप से बहुत मतभेद है और इस भेद को जानना और समझना सबसे बड़ी बात है। पहले के जो MOU थे, जो 2018 में किए गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच में, तो उस MOU के तहत वो सिर्फ BHU को उतनी ही मदद दे रहे थे जितना कहीं कोई आप में कमियां दिखाई दे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मान ले तो विभाग में कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए एक बार आपको ग्रांट दे देते थे। लेकिन अब जो MOU है, हमारे समझ से, जो मैं अभी तो मैं MOU के डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट को मैंने पढ़ा है, उस ट्वीट को अगर ध्यान से हम देखें तो उससे ये साबित हो रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अब सीधे तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सर सुंदर लाल अस्पताल को फंड देंगे और फंड उसी तौर पर देंगे जिस तौर पर इतने सारे इस देश में एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण हुआ है। नए जो एम्स का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर इसको फंड मिलेगा। और ये जो है पहले के जो MOU था उससे अलग इसलिए है कि ये फंड हर साल मिलेगा और वो फंड आवश्यकता पड़ने पर जब आप मिनिस्ट्री को लिखते थे तब आपको मिनिस्ट्री रिसर्च शोध के बाद उसमें सहमति या असहमति जताते थे। तो कहने का मतलब है कि इस फंड के द्वारा अब हर वर्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फंड मिलेगा, एम्स के तर्ज पर मिलेगा। और यही हमारी शुरुआत से हम लोग यही चाहते थे कि जो वर्तमान में जो ये अस्पताल है सर सुंदर लाल अस्पताल, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता, MHRD जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले कहते थे, उस मिनिस्ट्री के अंदर आता। क्योंकि MHRD के अंदर या शिक्षा विभाग के अंदर पूरे देश के बहुत सारे संस्थान थे और उसमें बजट कम थे, इसलिए अस्पताल को कम धन सालाना मुहैया होता था। जब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन सीधे हो जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एम्स या
एम्स जैसे कुछ गिने चुने संस्थान ही आते हैं, जबकि उनके पास बजट जो है ज़्यादा अमाउंट में उपलब्ध है। तो इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि अब हर साल अच्छी खासी संख्या अमाउंट जो है आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मरीजों के देखभाल के लिए, उपचार के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, यहाँ के शोध को बेहतर करने के लिए हर समय सहयोग होगा। तो अब हम ऐसा मानते हैं कि आगे आने वाले समय में बनारस के आसपास के कम से कम 8 से 10 करोड़ आबादी, जो सीधे तौर पर जिनके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक जीवन रेखा की तरह है, वहाँ आने के बाद उनको पहले की तरह अपने स्वास्थ्य सेवाएं खुद के खर्च से उपलब्ध करने के बदले उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। यही जंग है हम लोग की, और ये जंग हम लोग पिछले 1.5 दशकों से लड़ रहे थे, और जिसमें कि हमने 4 बार आमरण अनशन किए, बहुत सारे यातनाएं झेली, मैंने खुद झेले, हमारे साथ में आंदोलनकारियों ने झेले, हमारे परिवार बच्चों ने झेले उस आंदोलन के दर्द को, और 14 महीने तक मैं सस्पेंड रहा इस आंदोलन की वजह से। अपने खुद के घर में मैं कैद भी रहा था, जैसे कि कोई स्वास्थ्य के अधिकार मानकर कोई गुनाह कर दिया हो उसमें। और हमारी मांग जो थी, जो एक विरहत मांग थी, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, उसको पाने के लिए बनारस के आसपास के लोगों के लिए एक छोटी सी कदम या पहल इसको मान सकते हैं, जिसे सकारात्मक माना जाना चाहिए। और इसके लिए यहाँ के सांसद महोदय और देश के प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से भी आभार, और काशी वासियों के सबके तरफ से, आसपास की जनता की तरफ से आभार। लेकिन अभी आगे मैं आपको बीच में रोकूंगी। आपने बताया कि करीब 1.5 दशकों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सब चीजों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो अभी जो इस तरीके से चीजें आ गई है सामने, क्या लग रहा है कि लागू कर दी जाएंगी? क्योंकि आने के बाद लागू हो जाना मतलब ये तय नहीं है। ये आप बहुत एक जो आपका सवाल है बहुत ही जायज है, और अभी बहुत ही कन्विक्शन के साथ मैं भी नहीं कर सकता हूँ, बहुत विश्वास के साथ मैं ये नहीं कह सकता हूँ। इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि जो पहली बार एमओयू होना था हमारा, इसके स्थापना का जंग जो है 2011 से हम लोग लड़ रहे थे, और पहला एमओयू जनवरी 2013 में होने वाला था, लेकिन इन वक्त वो एमओयू हुआ नहीं। फिर 2018 में जो एमओयू हुआ वो आधा अधूरा था, और ये कितना सार्थक और सकारात्मक है, इनका जब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि वास्तव में जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वही मिली है। लेकिन फिर भी अगर जो अभी हम लोग को सकारात्मक सोचना चाहिए, वरना आंदोलन का रास्ता, इनका जब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि वास्तव में जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वही मिली है। लेकिन फिर भी अगर जो अभी हम लोग को सकारात्मक सोचना चाहिए, वरना आंदोलन का रास्ता तो हमेशा ही हमारे पास में है। जो नहीं मिलेगा, जो कमियां होंगी, उस कमियों को जैसे हमने पहले विगत वर्षों में उठाते आए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि आसपास के यहाँ जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि काशी को एम्स नहीं मिल जाए। जो एम्स बीएचयू के अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, या जहाँ भी सरकार अपनी सुविधाओं के हिसाब से जहाँ भी बनाना चाहे वहाँ बना सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर। आपने देखिए अभी अनशन किया था यहाँ पे मरीजों के लिए एक जगह को लेकर के, उस पर अभी समय क्या चल रहा है मामला? वो मामला अभी वहीं पर आदत में अटका हुआ है, और आपने काफी समय दिया। बिल्कुल 21 दिनों तक हमने आमरण अनशन किया, और उसमें कई सारे मामले थे, जिसमें वो भी एक मामला था पूरे देश की जनता के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का मसला था। पूरे देश में 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर स्थापित करवाने के लिए 250 बेड का, और बनारस बीएचयू में एक 500 बेड के डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवाने की स्थापना की वो जंग थी। और इसलिए थी क्योंकि बीएचयू में जो लोग हृदय विभाग में आ रहे हैं उसको बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, और बीएचयू अकेला एक सरकारी संस्थान है इस आसपास में 10 करोड़ आबादी गरीब जनता के लिए, जहां पर हृदय की बीमारियां
दिन दुने और 4 गुने स्पीड से रोज बढ़ रही है। अगले 5-6 सालों के अंदर ये 1.5 गुनी हो जाएगी जितनी है। तो ऐसे गंभीर महामारी से निपटने के लिए अभी युद्ध स्तर पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उसमें एक छोटा एक मील का पहला कदम हम मान सकते हैं सिर्फ एमओयू के तौर पर। इनके क्रियान्वयन के बाद हम देख पाएंगे कि वास्तविक धरातल पर ये कितना खराब करता है। अगर नहीं होगा तो संघर्ष हमेशा चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बीच में और बहुत सारी असुविधा देखने को मिली है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा ही जो भी असुविधाएं सामने आती है उसी की बेहतरी के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कमियां बिल्कुल होती ही है। जब भी कोई सिस्टम होगा, कोई भी जहाँ कोई व्यवस्था होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ ईमानदार नहीं होते हैं। तो ईमानदार नहीं होने से सिस्टम में अव्यवस्था फैलती है। जबकि अभी वर्तमान में अव्यवस्था है जहाँ की कुलपति महोदय सीधे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में संलिप्त हैं। तो इस तरह के कितने भी धन दे देंगे तो उससे उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके लिए जो जरूरी उपाय है वो अगला एक ये भी महत्वपूर्ण कदम है कि कोई अकाउंटेबल हो। अगर कोई गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है या भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं तो उनको सजा दी जानी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा। आपने मांग भी तो रखी थी? हमेशा रखी है, आपके माध्यम से आज भी रख रहा हूँ मैं कि कुलपति महोदय ने लगातार 3 वर्षों तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी लागू करके रखा और उनका कहना था वो नियुक्तियां की बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। जो नियुक्तियां करना न सिर्फ पीएचयू के कानूनों के विपरीत है बल्कि उन नियुक्तियों के विरुद्ध खुद एचआरडी मिनिस्ट्री ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि नियुक्तियां इमरजेंसी नहीं होती है। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि इनके लिए नियुक्तियां इमरजेंसी थी करना और उनके लिए कानूनों को तोड़ना था, तो वो इमरजेंसी पूरे विश्वविद्यालय में अगर कहीं पर होगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होगा हृदय रोग विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज नंबर 1 किलर है ये हृदय की बीमारियां। यहाँ इस बीमारी से ग्रसित लोगों की जो जाने हैं घंटों और मिनटों में जाती है। बाकी जगह आपको 2-4 दिन का समय मिलेगा तब जान जाने की संभावना होगी। तो इस विभाग में 4 व्यक्तियां निकाली गई थी। अगर ये वास्तव में इमरजेंसी था तो उस चारों पोस्ट को भरा जाना चाहिए। लेकिन कुलपति महोदय ने अपने एक जानने वाले को गलत तरीके से लाने के लिए सबसे पहले मुझे गलत तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हटाया और जब मैंने उस पर आपत्ति दर्ज की तो फिर से मुझे रीइंस्टेट कर दिया, फिर से लाया। लेकिन जब तक मुझे तब तक हटाए रखा तब तक कि उनका स्क्रूटनी ना हो जाए। जैसे उनके कैंडिडेट का स्क्रूटनी हो गया फिर से मुझे रीइंस्टेट कर दिया और फिर से मुझे 55 दिन पहले अपने कार्यकाल से हटा दिया। और जिस दिन 21 जुलाई को हटाते हैं 1 अगस्त को वो फिर इंटरव्यू उनका लेते हैं और 4 में से सिर्फ 1 सीट को नियुक्त करते हैं और 3 कैंडिडेट, जबकि बीएचयू के ही योग्य कैंडिडेट उस पर थे और अदर जगहों से भी योग्य कैंडिडेट थे, उनको नॉट फॉर सुटेबल कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक कहावत है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, यानी कि जिनको आवश्यकता है वो ये नहीं चूज करेगा कि कौन खाना दे रहा है, क्या खाना दे रहा है, जो मिलता है वो खा लेता है। अगर इमरजेंसी थी तो सबसे ज़्यादा 4 वैकेंसी थी हृदय विभाग में, जहां मरीज आ रहे हैं उनको सेवाएं कम मिल रही है तो उसको दूर करने के लिए वो आवश्यकता थी। तो चारों सीटें भरी होनी चाहिए। आपने 4 में से सिर्फ 1 यानी 25% सीट भरी और 75% छोड़ दी, यानी आपको कोई इमरजेंसी नहीं थी नियुक्तियों का, आपने नियुक्तियों में से भ्रष्टाचार किया है। और इसके और भी बहुत तेरे प्रमाण है, कम से कम 400 के आसपास, मतलब प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा जो है वो तो सरकार नहीं हो पाया, लेकिन बीएचयू में और गलत तरीके से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पिछले 3 सालों में इमरजेंसी लगाकर जो कुलपति महोदय ने चलाया है, उनके काले कारनामों से जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसमें केस की संख्या 400 के पार पहुंच गई और ये बहुत दुखद है।
वो चंदन के लकड़ियाँ बेचकर काट कर बेचे, वो यहाँ के हेरिटेज पेड़ों को काट कर बेचे, महावरा के समय में लगाए गए पेड़। उन्होंने ऐसी ऐसी नियुक्तियां की और पद का सृजन किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण दिया। यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक थे जिनके ऊपर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के सत्यापित अपराध हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, जिनके ऊपर वित्तीय भ्रष्टाचार से पार करना जो है वो तो सरकार नहीं हो पाया, लेकिन BHU में और गलत तरीके से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पिछले 3 सालों में इमरजेंसी लगाकर जो कुलपति महोदय ने चलाया है, उनके काले कारनामों से जो उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसमें केस की संख्या 400 के पार पहुंच गई और ये बहुत दुखद है। वो चंदन के लकड़ियाँ बेचकर काट कर बेचे, वो यहाँ के हेरिटेज पेड़ों को काट कर बेचे, महावरा के समय में लगाए गए पेड़। उन्होंने ऐसी ऐसी नियुक्तियां की और पद का सृजन किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उन्होंने भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण दिया। यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक थे जिनके ऊपर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के सत्यापित अपराध हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, जिनके ऊपर वित्तीय भ्रष्टाचार के साबित हो गए, उस पर नहीं की। जो नॉर्मल खून की नलियों में आम जनता को छल्ले लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो खुलेआम दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार को, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और ऐसे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे संरक्षक आज पूरे यकीन से वो कह रहे हैं कि अगला भी BC में ही होगा। अगर ऐसा होता है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में के लिए बहुत ही दुखद घटना होगी और प्रधानमंत्री जी के इमेज के ऊपर एक काला धब्बा होगा। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ऐसे गलत व्यक्ति को फिर से यहाँ के अगले टर्म के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति बनाएंगे, और अगर वो बनाएंगे तो फिर और संघर्ष जारी रहेगा। खैर, तो ये अलग बात है सुविधा और भ्रष्टाचार को लेकर के। हम आपसे थोड़ा हृदय रोग से संबंधित भी कुछ बात कर लेते हैं। मौसम बदल रहा है और ज़्यादातर देखा जा सकता है कि सर्दियों में इस हार्ट अटैक के जो रोग का जो चीज़ें हैं उसका काफ़ी बढ़ जाता है। क्या कहेंगे, कुछ बताएं आप। हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है और आम जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मौसम के हिसाब से बहुत मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। होता क्या है कि जब ठंड का मौसम होता है तो हमारे शरीर, जैसे ही वातावरण का तापमान गिर जाता है तो हमारे शरीर के ऊपर जो खून की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती है और शरीर के अंदर की नलियाँ भी सिकुड़ जाती है। तो हमारी धमनियाँ सिकुड़ जाने की वजह से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कोई भी ऐसा मरीज जो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज थे, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे थे, उनका ब्लड प्रेशर अचानक से अनकंट्रोल हो जाता है, बढ़ जाता है और उसकी वजह से हृदय पर दबाव पड़ता है, धमनियों के ऊपर, और जो सिकुड़न थी हृदय के नलियों में, वो अगर पहले मान लीजिए 70% थी तो और नलियों के खून ठंड की वजह से सिकुड़ जाने से वो और ज़्यादा रिलेटिवली बढ़ जाती है और इससे जो मरीज पहले से दवाओं पर ठीक चल रहे थे उनको भी दवाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है या फिर उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है, हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो इसीलिए जब भी ठंड जैसे अभी आया है तो सबसे पहले जो हृदय के पहले से जाने हुए मरीज हैं उनको एक बार अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। उनको अपने सभी दवाओं को पुनः एक बार पुनर्स्थापित करना चाहिए डॉक्टर साहब से अपने कंसल्ट करके कि घटाना बढ़ाने की किसकी ज़रूरत है, कौन सी दवाएं घटनी है बढ़नी है, उसको बदलाव कर लेना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना चाहिए। सुबह उठ के टहलना नहीं चाहिए, सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। धूप जब निकल जाए तब टहलने के लिए जाना चाहिए। टहलना जरूरी है लेकिन जब धूप निकले तब। स्नान करना जरूरी है लेकिन ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से। पीना गुनगुना पानी चाहिए ठंड के मौसम में कम से कम। कान, गले और गर्दन को जब भी टहलने के लिए जाए तो अच्छी तरह से कवर करें, पूरे शरीर को अपने से कवर करें। और कई लेयर देखते हैं, कई कपड़ों पे कपड़े लोग पहनते हैं, उसका एक एडवांटेज होता है। उस बीच में कपड़ों की लेयर्स के बीच में
हवा ट्रैप हो जाता है और हवा इंसुलेटर होता है, तो आपको गर्मी ज़्यादा शरीर को गर्म करते रहते हैं। इसके कई लेयर्स ऑफ कपड़ा पहन के तब टहलने के लिए जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ठंड में आप हृदय के आघात से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने जानने वाले को बचा सकते हैं। तो आज हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर जी। उन्होंने हमसे बात किया और सब कुछ आज हमने उनसे बात की है कि बीएचयू में सर सुंदर और हॉस्पिटल को जिस तरीके से एम्स की सारी सुविधा जल्द मिलने वाली है, उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें रणभेरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।